नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के लिए जो न्यूज़ सीरीज चलाई जा रही है जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 में से आपका 5 वीडियो हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप क्लास अटेंड करते होंगे तो इस बार की जो एसएससी की सीरीज चलाई गई है इसमें थोड़ी सी अलग रणनीति अपनाई गई है। ये क्या है कि मैं पर क्लास में आपको टास्क देता हूं और दिए गए टास्क से ही अगले क्लास में 25 ऑनलाइनर क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं वो कमेंट भी करते हैं, जो नहीं कमेंट कर पाते हैं वो पीडीएफ के साथ आंसर पाते हैं। और 2-3 क्लास का इकट्ठे ऑनलाइनर लेके मैं वीडियो के माध्यम से भी आ जाता हूं और साथ में और भी मौखिक रूप से एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, तो आप जो है और भी कंफर्म हो जाते हैं, आपकी चीज़ें और भी स्टेबल हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 4 और 5 के ऑनलाइनर है जो आप एक साथ देखेंगे तो 50 तो ऑनलाइनर हो गया। अगर मैं 50 का है ना 2-2 फैक्ट भी दे दिया तो 150 क्वेश्चंस की बात आप इस क्लास में देखोगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे टुडे एग्जाम के कंटेंट लेना चाहते हैं, ई बुक पीडीएफ ये अवेलेबल है इस मोबाइल नंबर पे। जिनको लेना है वही जो है बात करें, जिनको नहीं लेना है तो सिर्फ हाल समाचार के लिए जो है अपना टाइम किल ना करें। भाई साहब, आपका भी टाइम कीमती और मेरा भी टाइम कीमती, तो दोनों आदमी की टाइम की गरिमा कायम रहे, इसके लिए अगर लेना हो तभी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करें। एक बात और कि मैं अगर आप न्यू कमर हैं और ये चाहते हैं कि भाई कैसा कंटेंट होगा नहीं होगा, तो 100% गारंटी है टुडे एग्जाम आपको जो है झोल झाल में नहीं रखेगा कि आपका टाइम भी किल हो और जो मिनिमम शुल्क है वो भी किल को। शुल्क तो कुछ है ही नहीं, बस टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंसी है कि आप अगर मुझ पर बिलीव करोगे तो आपको फायदा होगा कि नहीं। तो गारंटी है भैया, फायदा होगी, है ना। गारंटी है फायदा होगी और यहाँ तक फायदा होगी जितना आप सोचे नहीं होंगे। किसी भी क्लासेस किसी भी कंटेंट पे भारी पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ इसलिए कहता हूँ क्योंकि अपने मेहनत पे मुझे भरोसा है और जो मैं रिसर्च करके लाता हूँ प्यूरिफाइड करके फुल जो है कंटेंट बढ़िया, इस पे भरोसा है। तो आप ले सकते हो बिना संदेह का, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आप नंबर से नहीं जाना चाहते हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है। इसे डिमांड ड्राफ्ट को आप बैंकर्स चेक भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में और एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि जो ट्रेजरी बिल होता है, जो टी बिल होता है, उसकी परिपक्वता की अवधि क्या होती है इंडिया में, है ना। इंडिया में, है ना, ट्रेजरी बिल की परिपक्वता की अवधि क्या होती है। तो आप कहते हो सर ये 3 प्रकार के होते हैं। 91 डेज के होते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे 182 डेज के होते हैं, और फिर 182 को 2 से गुना करेंगे तो 364 डेज के होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ये जो ट्रेजरी बिल है ना, ये जो टी बिल है या ट्रेजरी बिल है, इसकी अवधि होती है 1 साल से कम, 1 साल से कम, 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। अब जिनको पता है कि इन मैक्सिमम 364 दिन तक ही हो सकती है, ये 3 प्रकार के ही होते हैं, तो वो बच्चा तो सही आंसर लगाएगा ना जी, 1 साल से कम, क्योंकि 1 साल में मिनिमम 365 डेज होते हैं। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हुआ, 1 साल से कम। तो हर एंगल से आपको क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें आपने एक चीज सीखा, ट्रेजरी बिल की 3 अवधि होती है, 91, 182, 364, 1 साल से कम होती है। बैंकर्स चेक किसे कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रेजरी बिल कौन जारी करती है, तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी कर सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसे नहीं जारी कर सकते। ठीक है, ये क्या है, सरकार द्वारा समर्थित एक अल्पकालीन ऋण है ना, जो है ना, सरकार द्वारा समर्थित एक अल्पकालिक ऋण से निपटने के लिए यूज किया जाता है भैया ये ट्रेजरी बिल को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किसकी दर हमेशा कम होती है। तो RRR की हमेशा कम होती है, रिवर्स रेपो रेट की दर हमेशा कम होती है। ये क्यों कम होती है, मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है कि रिवर्स रेपो रेट यानी RR क्या होता है, RR होता है जिस दाम पर RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, CB को लोन देते हैं, एरो का मुंह जिसके तरफ है उसको दे रहा है। RRR यानी रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक से RBI लोन लेते हैं। लैंग्वेज को पकड़ेंगे, अब RBI ही ले रहे हैं पैसा, तो भाई RBI तो डूबने के लिए नहीं है ना संस्था जी। कोई भी आप बिजनेस कीजिएगा तो खुद से डुबाने के लिए तो नहीं बैठे आप चाहेंगे कि हमेरा हर हाल में जो है उन्नति हो, तो RBI जी कम देगा ब्याज
ब्याज भाई हम है ना, जो खुद लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से उस पर कम पैसे देंगे, और जब खुद देगा तो उस पर ज़्यादा लेगा। तो इसीलिए क्या होता है, RRR यानी रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है तुलना में किसके, रेपो रेट के। आई होप आपको समझ में आया। ये जस्ट एक बिजनेस को करके देखिएगा खुद को। वैसा है कि आप किसी को पैसा कहीं पे लगाओगे तो आप चाहोगे मुझे ज़्यादा ब्याज मिले, और आप किसी से लोगे तो आप क्या चाहोगे, मुझे कम ब्याज पे मिले। ठीक है भैया, तो ये बात है, यही फंडा है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक है स्थापना की बात करते हैं 1935 में होते हैं, और ये कौन सा, हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था, है ना। 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे राष्ट्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, बैंकों का बैंक, इंडिया में इतने नाम हैं इनके, मशहूर हैं। और हमारा जो नोट छापने जो मुद्रा है ये यहीं से आती है। प्रमुख कार्यों में क्या है, नोट छापना, मौद्रिक नीति बनाना, साख सृजन करना, MFI कंपनियों को रिलेट करना, कमर्शियल बैंकों को लोन देना इत्यादि, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन जाता है इस RRR से कि क्या मुद्रास्फीति के समय RRR बढ़ती है कि घटती है। तो मुद्रास्फीति के समय हमेशा रिवर्स रेपो रेट का मान बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जैसे आप लोन लेने जाएंगे, मान लीजिए ये SBI है, तो आप SBI में लोन लेने जाएंगे तो SBI आपको मुंह सुंदर है देख के लोन नहीं देगा, आपको लोन के लिए सिक्योरिटी देखेगा कि भाई कल होके ये चुका सकता है कि नहीं। जैसे आप होम लोन लेने जाएंगे तो जो घर आप खरीद रहे हैं उसके कागजात के कुछ कॉपी वहां पे जमा करना होगा, ठीक है, ताकि अगर कल होके कुछ हो जाता है तो आपके इस घर पे ही कब्जा करेंगे ये बैंक। लेकिन RBI तो सबसे विश्वसनीय संस्था है इन कमर्शियल बैंक, जो इन्हीं के थ्रू तो चलता है। तो RBI क्या करता है, जब रेपो रेट बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट माफ कीजिएगा, तो जो कमर्शियल बैंक है अपने धन RBI को देना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जो हम जैसे आदमी हैं जो बाजार में ग्राहक है कमर्शियल बैंक को, उनके तक लोन जो है कम पहुंच पाती है, या फिर नगदी कम पहुंच पाती है। जिससे क्या होता है, बाजार में जो सामान की भाव में उछाल आ गई थी वो थमने लगता है, क्योंकि खरीदने वाले की संख्या कम होने लगती है और मुद्रास्फीति रुक जाती है। ठीक है भैया, टाइम देना है, एक एक बात को सुनना है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं दादा, H2SO4 को कहते हैं। किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। सभी प्रकार के जो सेकेंडरी बैटरी होते हैं उसमें आपको क्या भरे जाते हैं, तो आयल ऑफ विट्रियोल ही भरे जाते हैं। अच्छा, ये बैटरी क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करता है भाई, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में करते हैं, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो H2SO4 है इसे किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, रसायन का राजा भी कहा जाता है ना। बहुत सारे बच्चे देखिए, कॉमन क्वेश्चन भी एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, आपको 4 गो नीचे में अम्ल यानी एसिड का नाम दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अकार्बनिक है। तो H2SO4 भी एक अकार्बनिक अम्ल में आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी अकार्बनिक अम्ल में आ जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी अकार्बनिक अम्ल में आ जाता है। इसमें कहीं भी कार्बन यानी C का जिक्र नहीं है। जनरली अम्ल में आप C देखोगे। चलते हैं आगे। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 2 सीट है मणिपुर राज्य में लोकसभा की। लोकसभा की सीट, अभी लोकसभा की चुनाव चल रही है, क्वेश्चन धड़ल्ले से बनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखना है। सबसे अधिक लोकसभा की सीट इंडिया में 80 लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। तत्पश्चात 48 लोकसभा की सीट महाराष्ट्र के अंदर है। तीसरे स्थान पे आता है अपना पश्चिम बंगाल, जहां पे आपका 42 लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जो है चौथे स्थान पे आता है अपना बिहार, यहाँ पे 40 लोकसभा की सीट है। तो ये शुरुआत से 4 वैसे स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है भैया, तो ये जरूर ध्यान रखें, है ना। बहुत जगह तो 1 लोकसभा की सीट भी है ना, लेकिन ये जो है हायर ही आज तक ज़्यादा एग्जाम में आया है, तो आपको ये चारों जरूर ध्यान रखना है। बात रही लोकसभा की, तो चुनाव 1951-52 में कराए गए। लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट की बात करेंगे तो 1952 में होता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव GV मावलकर होते हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत संयम अयंगर होते हैं। ठीक है, लोकसभा में एज की एंट्री की बात करें तो दादा 25 वर्ष होते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति की कोरम की बात करें तो कुल सदस्य का 110 होता है। लोकसभा में बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य कितने होते हैं, तो 550 होते हैं। लोकसभा में बात करें यूटी के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो 20, और 530 कहां से आते हैं, तो राज्यों से आते हैं। लोकसभा में सीटों का अदल बदल कब तक नहीं किया जा सकता है, तो 2026 तक तो फिलहाल नहीं किया जा सकता। लोकसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं।
पीएम किस सदन के नेता होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं पीएम। अभी कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो 17वीं लोकसभा अपने अंतिम चरण पे है, यानी 2024 में समाप्त होगी। अभी जो है इलेक्शन हो रही है, तो 18वीं लोकसभा की शुरुआत 2024 से 2029 तक के लिए किए जाएंगे। ठीक है भाई। लोकसभा की आर्टिकल अलॉट कौन सा है? तो आप कहते हो दादा 81 नंबर है, लेकिन ध्यान रहे एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा कि किस आर्टिकल के अनुसार लोकसभा निम्न सदन है, तो संसद का जिक्र 79 में है, अर्थात सेकेंड 79 में ही कहा गया है कि लोकसभा है ना, पार्लियामेंट जो है अपने इंडिया का, वो निम्न सदन होगा दोनों में, और राज्यसभा अपर सदन होगा। ठीक है भाई। तो ये कुछ एक बातें एक एक बात ध्यान रखते चलेंगे, आपका काम होगा। और 104वां संविधान संशोधन भी जरूर याद रखें। पहले लोकसभा में 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते थे, तो 2 एंग्लो इंडियन आते थे, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते थे। तो ये वाली प्रथा 104वां अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य के लिए पहले पद्म विभूषण किसे प्राप्त हुआ? केलुचरण साहब को, केलुचरण महापात्रा साहब को ओडिसी नृत्य के लिए जो है सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। ओडिसी नृत्य के ही नृत्यांगना सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह को सबसे पहले जो है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। ये सबसे कम उम्र में, लेस एज में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है, जो ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेती है। किसकी बात है भैया? सोनल मानसिंह की। अच्छा, गुरु केलुचरण महापात्रा जो है ये सृजन नामक संस्था का जो है फाउंड किया था, फाउंडेशन रखे थे। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर ही है। ये भी नृत्य से जुड़ा हुआ स्कूल टाइप है। ठीक है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य किस परंपरा से निर्मित है? तो देवदासी परंपरा से निर्मित है। देवदासी परंपरा से कितने नृत्य निर्मित होते हैं? तो 4। कौन कौन से ओडिसी होते हैं? मोहिनीअट्टम होते हैं, भरतनाट्यम होते हैं, है ना, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये 4 जो है ये देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है, शास्त्रीय वाली। सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में मानी जाती है? भैया गुजरात में आई थी सबसे पहले श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया स्तर पे एमएस स्वामीनाथन साहब को कहते हैं। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मतलब होता है कोई भी कार्यवाही, है ना, खाली डॉक्टर है ऑपरेशन नहीं करता है। आप भी मैथ का ऑपरेशन करते हो, संक्रिया जिसे बोलते हो। ठीक है। रीजनिंग में भी ऑपरेशन होती है। ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब होता है जी बाढ़, है ना। तो ये वाला चलाया था दूध के लिए। इसके अलावा अभी नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश में, ये दूध से संबंधित ही वो योजना है ना, किसान से। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? काकतीय वंश से है, काकतीय वंश से। आपका रजिया, रजिया किस वंश से थी? तो भैया गुलाम वंश से, ममलूक वंश से या इलवारी वंश से। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहते हैं। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बच्चे दांत खटखटा के बाहर निकल गए। इसके अलावा इलवारी वंश, ठीक है, ये तीनों ही वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। रजिया भारत की पहली महिला शासिका हुई। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी, तो ये चेन्नई है। सबसे अधिक मुंबई, है ना। इसके अलावा फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। चेन्नई देखिए चारों मेट्रो सिटी में, यानी चारों जो महानगर है हमारे यहाँ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें किसका नाम अब तक बदला नहीं गया है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए बंबई से मुंबई बना, मतलब पहला का तो बदला गया है ना। कोलकाता से कलकत्ता बना, तो ये भी, कोलकाता से कोलकाता बना तो ये भी बदला गया है। और चेन्नई को पहले मद्रास, तो ये भी बदला गया है। रह गया दिल्ली, दिल्ली का नहीं बदला गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी, ये है दादा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, है ना, मनिका बत्रा, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि पहला, है ना, हॉकी खिलाड़ी, तो रानी रामपाल, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। मनिका बत्रा जो है काफी सुंदर है भैया, है ना, सुंदर है तो है ना। इनके अलावा पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सा है? तो ये एल्युमिनियम होते हैं। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्युमिनियम। आपके सामने इमेज है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बचपन से सिखाते आ रहा हूँ कि सबसे अधिक तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 46.6% है। दूसरा स्थान है सिलिकॉन का 27.7% है। और तीसरा स्थान एल्युमिनियम का
जो 8.1% के समथिंग है। तो भैया ऑक्सीजन और सिलिकॉन आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप में मेटल लिखा है और जहाँ पे धातु लिखा हो तो एल्युमिनियम धातु तो नहीं होते, एल्युमिनियम तो आपका तत्व में आ जाएगा या आप पदार्थ कह सकते हो, लेकिन धातु नहीं कह सकते हो। सिलिकॉन आपका उपधातु में आता है यानी सेमी कंडक्टर टाइप से हो जाते हैं, तो ये भी फुल्ली धातु नहीं है, इसीलिए एल्युमिनियम ही आपको आंसर करना होगा। देखिए पृथ्वी के 3 परत होते हैं, सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट इसे ही भूप्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरे वाले को जो है मेंटल कहते हैं, पागल जैसा, है ना। इसके अलावा तीसरे वाले को क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल कहते हैं या कोर कहते हैं ना, कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं, गुरुमंडल कहते हैं नीचे वाले को, है ना। और क्रोड में आपसे या कोर में आपसे पूछा जाता है कि किसकी बहुलता होती है, तो नीफे की होती है, निकेल और फेरस की होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पृथ्वी की बनावट थी, बाद बाकी वायुमंडल की बनावट हमने करीब 10 बार आपको बता चुका है। अनुच्छेद 44 अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। जो नई शिक्षा नीति आई थी, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप, तो नेप भी अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य में अभी कुछ ही दिन पहले एक योजना चला है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। क्या योजना चला है भाई? पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ। ये क्या योजना है? पिरूल मतलब वहाँ का जो पलाश का पत्ता है उसकी बात हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आए दिन जंगलों में आग लग जाती है और जो वो पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं, जो आग लगने के दृष्टिकोण से काफ़ी सुदृढ़ होते हैं। अगर बीच बीच के हटा देगा जंगल से तो आग फैलने की जो शंका है वो कम होगी। तो इसीलिए योजना चलाया गया है, पत्ते को वजन करेगा और जितना किलो रहेगा उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, जो भी बीन के लाएगा जंगल से, ठीक है। इनके अलावा प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य कितने प्रति विभाजित थे, कितने इकाई में? तो भैया प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य 4 प्रांत में विभाजित थे, लेकिन जब कलिंग युद्ध हो जाते हैं 261 बीसी में, जिसमें कौन भाग लेते हैं? सम्राट अशोक भाग लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सम्राट अशोक गद्दी पे बैठने के कितने वर्षों के बाद मतलब कौन से साल में जो है आपका कलिंग युद्ध में भाग लिए थे? तो आप कहोगे 8वें वर्ष में, गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध 261 बीसी में होती है। कलिंग मतलब भैया उड़ीसा, है ना, तो वहां पे जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में विजय के उपरांत जो है अशोक साहब का मन जो है विकृत हो गया और ये मार काट, ये हिंसा वगैरह सबसे घृणा होने लगा और जो है धर्म अपना लिए थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म को अपनाने वाला मौर्य सम्राट, तो अशोक थे। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे, ठीक है। ये जो आपका शिलालेख होता है, एपिग्राफी, है ना, तो शिलालेख की जो प्रचलन है इन्हीं के काल से मानी जाती है और इनके शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये नीता अंबानी है। देखिए जो IOC है, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इसकी फॉर्मेशन 1987 में हुई थी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं, PT उषा ऑप्शन में आंसर में मारे हैं कमेंट में, तो ये गलत हो गया बच्चा आपका, है ना। ये PT उषा जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी में वर्तमान अध्यक्ष है और प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बड़का पैसा वाला, है ना भैया, फीफा बड़का पैसा वाला, घरेलू फुटबॉल छोटका पैसा वाला। तो वैसे ही IOC जो है ये तो इंडियन लेवल की बात करेगी और जो आपका इंटरनेशनल वाला ओलंपिक कमेटी है वो पूरे दुनिया के ओलंपिक को मतलब बोर्ड रेगुलेट करता है। जैसे अभी होने वाला है ओलंपिक, कहाँ पे होने वाला है? पेरिस के अंदर होने वाली। तो इसमें नॉमिनेट कौन हुई भैया? नीता अंबानी, ठीक है। अब नाम से समझ गए होंगे, है ना। इनके अलावा जो 1927 में ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था ना, तो पहला अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन को, जैसा कि मैंने बताया था। और भी आपको बहुत चीज यहाँ पे सीखने को है। जो काट छांट वाली कृषि होती है, स्लाइस एंड बर्न, इसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं। दूसरी बात कि एक ही खेत में 2 फसल एक साथ उगा लिए, मान लीजिए ये कोई एक फसल है और ये एक कोई फसल है, तो 2 फसल एक ही साथ एक खेत में आप अगर उपजा रहे हैं, इसे अंतर फसल खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर फसल खेती कहते हैं, ठीक है। और एक ही खेत में साल में 3 से अधिक फसल उपजा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुफसली कृषि कहते हैं। देखिए कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं, कम जमीन में अधिक से अधिक पैदावार के उद्देश्य से आप कृषि कर रहे हैं तो इसे सघन कृषि या गहन कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कृषि के कई फॉर्मेट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। वर्ष 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से देश के? भैया अमेरिका के हैं। इनका नाम क्या है? क्लॉडिया गोल्डन है। अब गोल्डन
है तो गोल्ड कितना महंगा होता है इसे याद रखने के लिए बताया था, और ये अमेरिका काफ़ी रिच कंट्री है तो यहाँ से आपको याद रहेगा। बाद बाकी साहित्य में किसे मिला था, तो जॉन फस्से को मिला था। ये जॉन फस्से जो है ये आपका कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, ठीक है। और आपका मिला भैया जो शांति में, वो किन्हें मिला है, तो शांति में मिला था नरगिस मोहम्मदी को, वो ईरान की लेडी हैं। तो ये कुछ एक 3 आपको जो पार्टिकुलर एक एक आदमी को मिला है, जरूर ध्यान रखिएगा। 4-5 महीने के बाद ये क्वेश्चन पुराने हो जाएंगे क्योंकि नए नोबेल की घोषणा हो जाएगी। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी। क्रोमोजोम 46 यानी 23 जोड़ी। पसली 12 जोड़ी यानी 24। हड्डी 206 है ना, हड्डी 206। मांसपेशियां 639 या 640, ठीक है। मानव ब्रीथ करता है 1618 बार पर जो है आपका मिनट में, है ना। धड़कनें धड़कती है 72 बार पर मिनट में। तो ये कुछ मानव की जो है लेखा जोखा है, ठीक है। इसके अलावा गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। किस भाषा की पुस्तक है, मराठी भाषा की। ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना करे, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करे। कब करे, 1973 में करे। कहाँ करे, महाराष्ट्र में करे, ठीक है। इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फुले को इंडिया में पहला लेडीज टीचर की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने बालिका के लिए विद्यालय की स्थापना करवाई थी, लेकिन महिलाओं के लिए कॉलेज का कहेगा तो DK कर्वे साहब होंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग आंसर है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के अंदर जो आपका चुनाव पद्धति है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आश्चर्य हुआ, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है। और राज्यसभा में जो 12 गो सदस्य का मनोनयन होता है यह भी आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से आपका DPSP लिया गया है, जिसे भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच को कवर करते हैं। ये परिवर्तनीय नहीं है, नोट चेंजेबल होते हैं, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्रगिरी का किला किस राज्य में है, यह MP में है। उदयगिरी का किला भी MP में है, लेकिन उदयगिरी का किला उड़ीसा में भी है, ठीक है। बाघ गुफा ये कहाँ पे है, MP के अंदर है। भीमबेटका का गुफा ये कहाँ पे है, MP में है ना। खजुराहो ये कहाँ पे है, MP में है, खजुराहो। सांची का स्तूप ये कहाँ पे है, MP में है। मैहर की मंदिर कहाँ पे है, MP में है। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी जबलपुर भेड़ाघाट MP में है। ये सभी के सभी चीज MP में है। प्रसिद्ध मौनी और बोहदा लोक नृत्य महाकालेश्वर कॉरिडोर ये MP में है, महाकाल परिसर में ही है ना, उज्जैन में। उज्जैन को पहले अवंतिका कहते थे, है ना। तो हर चीज में आप रिलेट कर सकते हो, क्वेश्चन को बोलते जाओ, कभी भी कम नहीं होता है। आज मैंने टेलीग्राम पे एक लेख लिखा है, ऐसे ही मन में आया लिख दिया, पढ़ लेना, थोड़ा सा काम की है, ठीक है, काम आएगी, आप समझ जाओगे कि ये कैसे चलता है सिस्टम पूरे, है ना। प्रसिद्ध मौनी और बोहदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में आएंगे तो लेजिम भी होगा, फुगरी भी होगा। लेजिम फुगरी, हालांकि ये गोवा की भी होती है लेकिन महाराष्ट्र की भी है। इसके अलावा लेजिम फुगरी, रंगोली पेंटिंग ये लोक कला पेंटिंग है जो जमीन पे किया जाता है, सूखे रंग अबीर से किया जाता है। बरली लोक कला पेंटिंग। इसके अलावा नृत्य में आप करेंगे तो लावनी, तमाशा, कोली, दही कला उत्सव, दही हंडी जैसे बोलते हैं, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गुड़ी पाड़वा, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। अगस्त 2023 में आयरलैंड के दौरे में T20 टीम के कप्तान कौन थे, जसप्रीत बुमराह जो है T20 का मतलब स्क्वाड के लिए कप्तान नियुक्त किए गए थे पिछले साल। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा जुपिटर, है ना, सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा जुपिटर। और सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा बुध। ये दोनों अलग अलग बात है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट होने में सबसे कम समय लगाता है। सूर्य की परिक्रमा जो सूर्य के जितने नजदीक रहेंगे उतने कम समय में करेंगे, चूंकि जुपिटर सबसे नजदीक है, माफ कीजिएगा मरकरी, इसीलिए मरकरी सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेते हैं, मात्र 88 डे के अंदर। साहिबी किस नदी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है, तो ये अरावली से निकलती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछा जाता है। गुरु शिखर की हाइट भी पूछी जाती है, 1722 मीटर होता है। इसके अलावा
डिजर्ट ईगल अभ्यास किन दो देशों के बीच होते हैं? तो भारत और यूएई के बीच होती है डिजर्ट ईगल। डिजर्ट मतलब मरुस्थल टाइप से, और ईगल मतलब तो आप सभी जानते हैं, है ना। एक वो डेजर्ट मतलब पकवान भी होता है, लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, वहाँ पे एस की खेल है। नदियों के आधार पे हिमालय के बंटवारा में सबसे अधिक लंबाई किसकी है? तो नेपाल हिमालय की। और सबसे कम लंबाई किसकी है? तो कुमायूं हिमालय की। नेपाल कौन कौन से हिमालय है नदियों के आधार पे? सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तिस्ता नेपाल, और तिस्ता से दिहांग असम हिमालय है। ये 4 हिमालय है। आपके सामने ई बुक का ये इमेज आपको दिख रहा होगा, और ये आरपीएफ की क्लास चलती है जहाँ पे साइंस अधिक से अधिक कराए जाते हैं। तो ये आप आरपीएफ वाला भी ले सकते हैं मात्र 49 में। ई बुक जो है बेस प्राइस 99 है, बाद बाकी इस पे डिस्काउंट वगैरह भी है। आप जैसा कि पुराने स्टूडेंट अगर आप होंगे तो, है ना, तो आप बाय कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ किसी भी क्लास पे भारी पड़ने वाली कंटेंट, अरे अब तो बताना क्या है, अब तो देख चुके हो, 3-4 क्लास तो मेरे साथ बिता चुके हो ना, 3-4 क्लास के लिए मैं तो पढ़ा चुका हूँ ना। और जब एग्जाम हुआ तब तो परख ही लिए होंगे कि कहाँ क्वेश्चन आता है कि नहीं इसके पढ़ाने से, तब क्या है ना। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 कौन जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। उप विजेता कौन रहा है? इंडिया रहा है। देखिए इंडिया दोनों बार उप विजेता रहा है, 2 बार हुआ है इस फॉर्मेट के खेल। तो पहली बार के विजेता न्यूजीलैंड थे, है ना, दूसरी बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया हुए हैं, और इंडिया जो है दोनों बार रनर अप रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, ये जो फाइनल वाली मैच हुआ था आपका 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये ओवल में हुआ था। ओवल कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड के अंदर एक और खेल का मैदान है लॉर्ड्स, इसे क्या कहा जाता है भाई? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसके अलावा शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? प्यादा मतलब सिपाही। देखिए शतरंज के खेल में किंग एगो होता है, क्वीन एगो होता है, एलिफेंट यानी हाथी 2 होता है, हॉर्स यानी घोड़ा 2 होता है, ऊंट मतलब कैमल मतलब कैमल 2 होता है, और आपका प्यादा या सिपाही कितना होता है? 8 होता है। इस प्रकार से शतरंज के खेल में एक पक्ष के पास, है ना, 16 गोटियां होती है। अगर दोनों पक्ष को मिला दे तो 32 गोटियां होंगे। शतरंज के खेल में घर पे कितने चौकोर बने होते हैं? तो 64 चौकोर बने होते हैं, जो कितने कलर में बटे होते हैं? 2 कलर में बटे होते हैं। कोप 28 का बैठक कहाँ पे हुआ है? यूएई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये क्या बोलते हैं, अगला जो होगा आपका कोप 29, है ना, कोप 29 जो होगा ये आपका अजरबैजान में होगा। अजरबैजान नहीं, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान में होगा। यहाँ पे बाकू है, और बाकू से पूछा जाता है रेलवे में कि किस लिए फेमस है, तो आप कहते हो तेल क्षेत्र के लिए फेमस है ना, तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। और समुद्री जो आपका ऊंचाई होता है उस हिसाब से ये बहुत डेप्थ में है बाकू। ठीक है भाई। इसके अलावा एक ही खेत में वर्ष में 3 फसल उपजाने की प्रवृत्ति की कृषि को क्या कहते हैं? यानी सालों भर में खेत को कभी छुट्टी न दे रहे हैं आप, है ना, एक निकला नहीं दूसरा मतलब फसल उपजाने की आप चेष्टा कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुफसली कृषि, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक ही खेत में 2 अलग अलग फसल एक साथ आप कर लेते हो, जैसे सरसों और गेहूं आपने एक साथ देखा होगा। ठीक है, रबी के महीना में दोनों फसल होते हैं, एक साथ कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतर फसली कृषि। आपने पहाड़ी ढलान पे जो खेती काट छाट वाली देखी होगी, इसे हम जी कहते हैं झूमिंग कृषि, है ना। आप देखिए इतनी ही सी भूमि है और परिवार है 10 आदमी का, तो क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इससे उपज हो, उसे क्या कहते हैं? सघन या गहन कृषि, है ना। एक आपका सिंचाई की पद्धति आपने देखा होगा, खेत में एक ऐसा पाइप लगा रहता है, और पाइप के सहारे जो है इसमें इस प्रकार से एक पोल निकले रहते हैं, इसमें एक छोटे छोटे सावर जैसे नहाने के लिए यूज करते हैं वैसा होता है, और ये घूम घूम के सींचता रहता है। इसमें क्या होता है? जल कम खर्च होते हैं, इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार बढ़ाया गया? तो 21 बार बढ़ाया गया। वो नामी गामी संविधान संशोधन कौन सा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर से इसे रिवर्ट कर लिया गया। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो किस समाज ने नारा दिया था? आर्य समाज ने। कब स्थापना होती है? 1875 में। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र में करते हैं। कौन सा किताब लिखते हैं, है ना? सत्यार्थ प्रकाश। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था? ईमानदारी से कितने बच्चे 1930 लगाए थे अपनी हाजिरी देना, है ना? 1930 में अपना रिपोर्ट सौंपा था जी, 2 भागों में साइमन कमीशन ने। देखिए साइमन कमीशन 1927 में बनके तैयार हुआ था, 1928 में भारत आया था, और 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसे गोरों का कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था, और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय
जो है लाठीचार्ज के शिकार हुए थे, जिनके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक राज्य में दशहरा के अवसर पे कौन सा नृत्य होता है? तो बीरगासे नृत्य होता है। बिहार में दशहरा के अवसर पे कौन सा नृत्य होता है? झिझिया नृत्य होता है ना। गुजरात वगैरह में नवरात्र के समय गरबा डांडिया होती है। ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना। इसके अलावा अभी स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आया था, जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आप यूज करते हो, है ना। तो ये कुछ एक बातें। इसके अलावा आरटीजीएस वगैरह भी आपके एग्जाम में आता है। आजकल नेफ्ट काफी पॉपुलर है इंडिया में। ज्यादातर जो पैसा ट्रांसफर होता है नेफ्ट मोड से ही होता है। कोई भी आप सैलरी सरकारी महकमा में भी यूज करोगे तो नेफ्ट का यूज होता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज लगभग 68% है, इसीलिए शहरी का 32% हो जाएगा। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा परसेंटेज के हिसाब से यह आंकड़ा बदलेगी। डेक्थलॉन खेल के लिए कितनी प्रतियोगिता होती है? 10 प्रतियोगिता। कितने दिन में कराए जाते हैं? 2 दिन में कराए जाते हैं। किस खेल से जुड़े होते हैं यह 10 प्रतियोगिता? आप कहते हो एथलीट टाइप से होते हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा कितनी होती है? 18 से 40 वर्ष होती है, लेकिन परिपक्वता की अवधि क्या है? अलग बात, अलग क्वेश्चन, अलग आंसर। तो 60 वर्ष। इसकी जो लाभार्थी को पेंशन दिया जाएगा, इसकी जो फायदा दिए जाएंगे, वो 60 वर्ष जब पूरा हो जाता है किसी भी किसान का, तब दिया जाता है भैया, ठीक है। और 18 से 40 तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो इसमें, मतलब नामांकन कराने के लिए। बात इतनी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें बताए थे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब भी बता चुके हैं। डोगरी महाराष्ट्र में किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैगजीन के लिए, है ना। मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है डोगरी। मैगजीन उड़ीसा में भी होती है ना। इनके अलावा जो बालाघाट है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये बालाघाट जो है ये तांबा के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर है। नोवा मुंडी, ये नोवा मुंडी जो है ये झारखंड के अंदर है, खनिज उत्पादन क्षेत्र है। इसरो का संयुक्त मिशन निसार की फुल फॉर्म क्या होता है? द नासा, है ना। द नासा, एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, और फिर SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में अभी पूछे भी गए थे, है ना। ये सभी अपने ई बुक का कमाल है, आप लोग लेके पढ़ सकते हो। मैं अगर 25 ही कराऊं तो कितना करा पाऊंगा, है ना। 30 क्लास में 600 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 447 पेज विद फैक्ट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, किसी भी एग्जाम में आपको एक अलग लेवल फील होगा और आप अलग ही फील कर पाओगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। जो बच्चे यहाँ पे यमुना लगाए हो, वो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि यमुना नदी दिल्ली में मेन रूप से प्रवाहित होता है, तो ये गुजरात क्या करने आएगा यार, है ना। यह गुजरात पूरी पश्चिम में है ना। तो ये कहाँ हो गया? यमुना। तो ये नर्मदा हो जाएंगे। आपको पता होगा कि नर्मदा नदी पेनिनसुलर इंडिया की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक से सुनेंगे, अरब सागर में गिरने वाली सबसे पेनिनसुलर इंडिया की विस्तृत नदी है नर्मदा। वैसे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक है। तो ये नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ MP कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यहीं से आपका सोन नदी भी निकलती है, लेकिन सोन नदी का फॉलो जो है वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन नर्मदा नदी की फॉलो जो है ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो सोन नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनते हैं बिहार में जाके, और ये जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा है, जिसके मूर्तिकार राम सुतार है, जो कहाँ पे एकता नगर में स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो एकता नगर है ये केवड़िया का बदला हुआ नाम है ना। केवड़िया हुआ करता था पहले इनका नाम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही 31 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नवंबर 2023 में साउथ अफ्रीका वनडे टूर के लिए कप्तान कौन बने थे? तो KL राहुल। आपको मैंने पहले ही बताया है, जब रेगुलर कप्तान को छोड़ के कोई और कप्तान बनाया जाएगा तो आपके क्वेश्चन राइज होते हैं। तो मैंने 2 टूर बताया। आयरलैंड टूर T20 वाला श्रृंखला था, जसप्रीत बुमराह,
और केएल राहुल वनडे श्रृंखला 3 मैचों की श्रृंखला ये 2-1 से विजय रहा था इंडिया। एगो मैच जो है हार गया था और 2 जीता था। तो ये केएल राहुल थे कप्तान। दंत क्षय का बीमारी किस तत्व के कारण होता है? फ्लोरीन का, है ना। अगर दंत क्षय में फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं है तो कैल्शियम से भी काम चला लोगे, क्योंकि जो हड्डी की बनावट होती है हमारे शरीर के अंदर ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट जो है मेन रोल अदा करता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का अहम रोल है। इसीलिए बुढ़ारी में कैल्शियम का गोली दिया जाता है ताकि हड्डी जो है ठीक से काम करे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ साहब को। ये सीएम है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू होते हैं? 1861 में लागू होते हैं। अगर एक्ट की बात कहेगा ये अधिनियम है, और अगर आपको चार्टर शब्द इसी में लगा देगा कि भारतीय सिविल सेवा किस चार्टर अधिनियम के अनुसार अमल में लाए गए, तो फिर 1853 आंसर हो जाएगा। तो पलक झपकते ही आंसर बदल जाते हैं, एक एक बात जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और भारत की तरफ से सिविल सेवा में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, SNT थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोकसभा में चुनाव होने वाले पहला नागरिक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, DN साहब थे। तो ये अलग अलग बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1863 में आई होप सिलेक्ट हुए थे, हाँ 1863 में ही हुए थे। इनके अलावा बिंग और लाइनेक्स किसका उदाहरण है? देखिए बिंग एक सर्च इंजन है, वही लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने कई बार उबंटू का नाम सुना होगा, एग्जाम में देखा भी होगा कि ये उबंटू क्या है? यू है भैया, ये है ना। उबंटू क्या है? उबंटू भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और ये लाइनेक्स से जुड़ा हुआ ही है, और ये 2004 में बनाया गया था, है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, ये भी पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की और बात करेंगे तो आपका विंडोज भी हो जाता है, खिड़की है ना, खिड़की विंडोज भी होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड भी होता है, एंड्रॉयड। इसके अलावा iOS भी होता है जो एप्पल वगैरह की मोबाइल चलती है। तो ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। बाद बाकी जो बिंग है, याहू है, गूगल है सबसे पॉपुलर, ये सब क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ये क्या किसी से PDF ई बुक मांगते हो कमेंट में, अरे भाई आपने 5,000 रुपये का मिनिमम तो स्मार्टफोन लिया ही होगा, है ना। तो 5,000 रुपये की जगह 99 रुपया 49 रुपया क्या है भाई? कैसे मान लूँ कि आपके पास इतने नहीं होंगे, है ना। आपने 5,000 का लिया है तो अवश्य ही होगा, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका अगर आत्मा ही साफ नहीं है तो फिर काम कैसे साफ होगा? आप ही बताइए, है ना। कोई मेहमान आ गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके अंतरात्मा सही नहीं है तो देखिए ये सफल हो जाना, नौकरी ही लग जाना कोई तीर मारने जैसी बात नहीं है, ठीक है। जिसको नौकरी नहीं होती है क्या वो ज़िंदगी नहीं जीता है ना भाई। लेकिन मैं एक बात हमेशा बताऊंगा कि आज नहीं कल आओगे इसी रास्ते पे, समझ रहे हैं। आज नहीं कल आपको लौटना है पूर्णतः ईमानदारी वाले ही रास्ते पे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय में लौट पाते हो। तो सबसे पहली आदत अपनी, झूठ बोलना छोड़ें, झूठ ना बोलें। आपका बहुत सारे काम ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में मैंने फील किया है और जिसे मैं जिया हूँ, जी रहा हूँ, यही चीज़ आपको बताऊंगा। और आपको याद होगा कि शुरू में मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करवाता था, पढ़ाता नहीं था। तभी मैं आपको बोलता था कि मैं एनालिसिस एक बहाना है, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। और किस्मत से थोड़ी बहुत ही बच्चे, लेकिन मैं आजकल पढ़ाता हूँ और मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप सत्य बोलते हो और कोई चीज़ सोचते हो तो भविष्य में आपको प्रभु वहाँ तक जरूर ले जाते हैं। मैं कोई स्पीकर तो नहीं कि आप मेरा इतने ध्यान से बात सुनो, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि ज़िंदगी में सच बोलना स्टार्ट करो, आपका काम अच्छा होते चला जाएगा। तो भाई जो बिल्कुल ही सही में नहीं है, आप 50 रुपया पे कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप एंड्रॉयड फ़ोन मतलब ख़रीदने को सोचते थे, ठीक है भैया। चलिए, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1913 में किया गया था। आपको पता होगा कि ओलंपिक रिंग में 5 जो है महादेशों को इस प्रकार से दर्शाया गया है रिंग के थ्रू। तो ये वाली जो पहली बार मतलब प्रदर्शित किए गए तो ये 1913 में आया था। 1913 ईस्वी से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब 1913 में ही जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे और इंडिया के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन के तहत लगभग कितने खाता खोले जा चुके हैं? देखिए, जो बच्चे 5.09 दिए हैं, मैं जानता हूं कि राइटिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर से सुधार कर लें।
50.09 करोड़ है ये, ठीक है। और जनधन योजना की शुरुआत कब होती है? 2014 में होती है। कब होती है? 2014 में होती है। और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। मुद्रा योजना भी वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। लोन देने वाले एक स्कीम है जो मैक्सिमम 10 लाख तक की लोन प्रदान करती है। ये हिस्ट्री ऑफ द शिखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह साहब है ना। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा है, ठीक है। इसके अलावा गोवा की किस संविधान संशोधन के द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया? 12वीं कब? 1962 में। इसके अलावा गोवा जो है 1987 में एक पूर्ण राज्य बना था और ये संवैधानिक संशोधन था जी 56वां। तो ये अलग अलग बातें, अलग अलग बात। गोवा को कब रिलीज कराया गया? 1961 में कराया गया था, पुर्तगाली से रिलीज, ठीक है। इसके अलावा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ये थे भैया 50 क्वेश्चन आपके। और ये जो है पेपर कटिंग है आर्टिकल का, जैसे मैंने कहा था थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो इस प्रकार के आपके 424 पेज पे मिलेगा आर्टिकल वाला जो ई बुक है ना। तो आपको एक बढ़िया लुक देगा एग्जाम में, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।